हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उस सीरीज का आज ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 7 लेक्चर्स पूरी तरह से हो चुके हैं। उन लेक्चर्स में हमने 2 यूनिट को पूरी तरह से कवर कर दिया है और तीसरी यूनिट भी हमने स्टार्ट कर ली थी। तीसरी यूनिट के 2 पॉइंट हमने पूरी तरह से डिस्कस कर दिए हैं। आज की क्लास में हम तीसरा पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो तीसरी यूनिट थी उसका नाम था फोर्स, बल। तो आज हम जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें वो है पॉइंट नंबर 3, टाइप ऑफ फोर्स। बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल वैसे तमाम प्रकार के हो सकते हैं। सर, हमें कितने पढ़ने हैं? हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी बल महत्वपूर्ण हैं उन सभी बलों को हमने इस यूनिट में कवर किया है। तो आज जो हम बल स्टार्ट करने वाले हैं वो है घर्षण बल। जैसा कि आपको दिख रहा है, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। कि आखिरकार क्या है घर्षण और इस घर्षण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर हम बात करें घर्षण बल की, तो घर्षण बल का एक अपना लंबा इतिहास रहा है। उस संपूर्ण इतिहास की आज जानकारी हम करेंगे और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि आज की क्लास देखने के बाद जीवन में कभी घर्षण बल दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने इस वीडियो में जितनी मेहनत करके जितना कंटेंट जुटाया है उतना शायद ही किसी टीचर ने यूट्यूब पर पढ़ाया होगा और शायद ही किसी किताब में, किसी एक सिंगल किताब में उतना डेटा मिलेगा। मैंने इस घर्षण बल के टॉपिक को बहुत सर्च करने के बाद बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी क्लास लगने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं घर्षण बल का इतिहास। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार इसका क्या इतिहास रहा है। तो हम साथ के साथ लिखते जाएंगे, आप हमारे साथ नोट्स बनाते रहना। तो हम पहली हेडिंग नोट करते हैं, घर्षण बल का इतिहास। घर्षण घर्षण बल बल का इतिहास। घर्षण बल का एक अपना इतिहास रहा है। देखो, हम डायरेक्ट ये नहीं कहते हैं कि घर्षण बल की क्या परिभाषा है। हम अगर चाहें तो हम भी ऐसा बोल सकते हैं दूसरों टीचर्स की तरह कि सर घर्षण बल की हेडिंग लिखाओ, घर्षण बल परिभाषा लिखाओ, फॉर्मूला लिखाओ, घर्षण गुणांक बताओ, घर्षण कोण बता दो, ज़्यादा हो जाए तो रिपोज कोण बता दो क्या होता है, और उसके बाद 2-4 न्यूमेरिकल कराने के बाद टॉपिक खत्म कर दो आधे घंटे में। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ घर्षण की आखिरकार कहाँ से स्टार्टिंग हुई है और किस तरह से इसके क्षेत्र में विकास हुआ है, हम हर एक चीज़ को डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज हम समझने वाले हैं सबसे पहले कि घर्षण इसका क्या इतिहास रहा है, किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया है, कौन कौन वो लोग हैं जो इसके क्रम दर क्रम इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जोड़ते रहे हैं। तो हम उन सब को आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बात बताऊं आपको। आपने नाम सुना होगा अरस्तु का। तो आपसे एक सवाल है कि अरस्तु किस शिष्य का नाम बताओ। यदि आपको याद हो तो बताइए, अरस्तु का शिष्य कौन था जो बहुत महान रहा है, इसने भारत पर आक्रमण किया है, इसने कई बार आक्रमण किया है। आप एक बात बोलते हैं, अब यहाँ पर आप किसी मुस्लिम यात्री और आक्रमणकारी का नाम नहीं लेंगे, यहाँ आप नाम लेंगे केवल सिकंदर का। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व। तो हम बात करते हैं ईस्वी से 350 साल पहले की, मतलब 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर आया था भारत में और सिकंदर के ही गुरु का नाम था अरस्तु और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। तो हम बात करते हैं सर कि क्या प्राचीन काल में घर्षण के बारे में जानकारी जुटाने के क्षेत्र में कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा था क्या? क्या सर घर्षण के बारे में कोई किसी को पता नहीं था या फिर इसके बारे में कोई काम स्टार्ट किया ही नहीं था किसी ने? तो ऐसा नहीं है। इस घर्षण के क्षेत्र में इसका क्या कारण रहता है और इसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, इसके क्षेत्र में बहुत से लोगों ने काम किया है। इसमें फेमस कुछ नाम हैं, इसमें अरस्तु, विट्रूवियस और प्लिनी द एल्डर। अगर मैं बात करता हूँ ईस्वी से 350 साल पहले की, तो वहाँ पर अरस्तु, विट्रूवियस और प्लिनी द एल्डर, ये 3 महान दार्शनिक रहे हैं जो इस बात में इंटरेस्ट रखते थे कि आखिरकार चीज़ें जो घिस जाती हैं, पहले तो पता नहीं था कि इसी को घर्षण बोलते हैं, तो उन्हें तो बस यही मालूम था कि ये चीज़ें घिस रही हैं। समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता है चीज़ें घिस जाती हैं, हमको रिटायर करनी पड़ती हैं, हमें दूसरी चीज़ लेनी पड़ती है। तो सर इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या बेस्ट निवारण हो सकता है, इसको लेकर तब बहुत सारे दार्शनिक इस पर विचार किया करते थे और इसमें इंटरेस्ट रखते थे। और उसी क्रम में तो 3
दार्शनिकों का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे साथ लिखते जाओ कि 3 दार्शनिक वो कौन है। 350 ईस्वी पूर्व हम बात करते हैं सर 350 ईस्वी पूर्व की। जब से ईस्वी स्टार्ट हुई है उससे 350 साल पहले यहाँ पर 3 महान दार्शनिक हुआ करते थे। इसका नाम था अरस्तु, अरस्तु, विट्रूवियस, विट्रूवियस, विट्रूवियस और प्लिनी, प्लिनी द एल्डर, प्लिनी द एल्डर। ये 3 महान दार्शनिक थे। इन तीनों महान दार्शनिकों का इंटरेस्ट था कि आखिरकार चीज़ें जो घिस जाती हैं, मतलब घर्षण जो है इसका क्या कारण है और इसका क्या निवारण हो सकता था, इसमें ये तीनों के तीनों अपनी रुचि रखते थे और इसमें ये काम किया करते थे। इन्होंने कुछ बहुत तो योगदान नहीं दे पाया, लेकिन हाँ ये निवारण जरूर किया करते थे। जैसे मान लो कि पहले जो चप्पल वगैरह पहनते थे लोग, या फिर जो भी अपने प्लास्टिक के हों या फिर लकड़ी के हों, कुछ भी अपने पैरों को सुरक्षित रखने के लिए पहनते थे, तो एक समय गुजरने के बाद वो धीरे 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 घिस जाया करता था। तो ये लोग इस बात पर विचार करते थे आखिरकार वो क्या चीज़ है जिसके कारण ये घिस रहा है, तो इसका क्या कारण है और इसका क्या निवारण हो सकता है, इस चीज़ पर ये डिटेल चर्चा किया करते थे। अब इन्होंने जैसे मान लो कि अगर घिस रही है तो नीचे प्लास्टिक लगा दी, कोई मजबूत प्लास्टिक है वो लगा दी, तो इस तरह से इसका निवारण किया करते थे। तो लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा इस चीज़ को लेकर कि आखिरकार चीज़ों को घिसने के पीछे क्या कारण है। तो हमने कहा कि अरस्तु, विट्रूवियस और प्लिनी द एल्डर ये घर्षण घर्षण के कारण तथा निवारण में विश्वास रखते थे तथा इसके निवारणों को खोजने का प्रयास करते थे। तो हमने जाना कि सर ईस्वी से 350 साल पहले भी कोई लोग थे जो घर्षण को लेकर टेंशन लिया करते थे, घर्षण को लेकर कि या इसका क्या कारण है और इसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, इस पर काम किया करते थे। एक लंबा अरसा बीतने के बाद समय आ जाता है 350 ईस्वी, 700 साल गुजर गई। 700 साल गुजरने के बाद 350 ईस्वी स्टार्ट होती है। अब आप कहोगे सर 700 कैसे गुजर गई? तो देखो, जब से मान लो यहाँ से ईस्वी स्टार्ट हुई है तो यहाँ से 350 साल पीछे की बात ये है और यहाँ से 350 साल आगे की बात ये है। तो अगर इनके बीच में गैप देखा जाएगा तो 700 सालों का गैप हो गया। तो लगभग 700 साल गुजरने के बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था थेमेस्टियस। 350 ईस्वी में थेमेस्टियस नाम के व्यक्ति ने एक कथन दिया। उसका कथन बहुत चर्चित हुआ। उसका कथन क्या था पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद हम उसको समझेंगे। देखो 350 ईस्वी में थेमेस्टियस नाम का एक व्यक्ति था। इसका एक कथन था, इसने कहा था कि एक स्थिर वस्तु को हिलाने की तुलना में एक गतिमान वस्तु को और गतिमान करना आसान है। मतलब इसने क्या कहा, ये जो थेमेस्टियस नाम का व्यक्ति था इसने ये कहा था कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसको अगर हम हिलाने की कोशिश करें तो शायद उसमें एक फिक्स बल के द्वारा हम उसको ना हिला पाएं, लेकिन हाँ यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसको हम और गति में लाने के लिए उतनी ही बल का इस्तेमाल करेंगे तो वो आसानी से काम हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि मानो हमारे पास, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ये एक पत्थर है,
अगर कोई व्यक्ति, अगर इस पत्थर को कोई व्यक्ति हिलाने का प्रयास करे, अगर हमने माना कि सर एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने इस पत्थर पर कुछ बल लगाया, वो बल लगाया 15 न्यूटन, 15 न्यूटन का इस पत्थर पर बल लगाया गया, लेकिन देखा गया कि सर 15 न्यूटन का बल इस पत्थर पर लगाने के बाद ये पत्थर अपनी जगह से बिल्कुल हिला भी नहीं। और फिर इसने देखा कि सर अगर एक गतिमान गाड़ी है या कोई गतिमान वस्तु है, छोटी सी गाड़ी है, जो कोई बच्चा है जो इसको धागे से खींच रहा है, मतलब ये गति कर रही है, इधर गति, ये कोई बच्चा है और इसको धागे से बांधकर इस गाड़ी को खींच रहा है, तो मतलब ये गतिमान है, गतिमान गाड़ी है। अब देखा जाए, हम ये मानते हैं कि सर इस गाड़ी का वजन और इस पत्थर का वजन बराबर है, हमने अभी माना है, तो 15 न्यूटन का बल अगर इस पर लगाएंगे तो ये पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। और अगर वही पत्थर ये अगर वही बल इस गतिमान गाड़ी पर लगाया जाएगा 15 न्यूटन का, तो इस गाड़ी को और गति में ला देगा। यही बात उन्होंने कहा था कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसको हिलाना ज़्यादा कठिन है, जबकि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसको हम और गतिमान करना ये आसान है। इसका मतलब कहीं न कहीं ये भी घर्षण से ही जुड़े हुए थे, ये भी इस बात को जानते थे कि आखिरकार इसके पीछे भी कुछ न कुछ जो रीजन हम समझ सकते हैं तो वो घर्षण ही हो सकता है। तो यहाँ से 350 ईस्वी के बाद लगातार वैज्ञानिक जो हैं इस पर काम करना प्रारंभ किए। बहुत सारे लोग बीच बीच में आए और एक लंबा अरसा गुजर गया। एक बहुत समय बीतने के बाद समय आ गया 1493 ईस्वी। 1493 ईस्वी में एक महान व्यक्ति था, शायद आपने नाम सुना होगा, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ये इटली का व्यक्ति था। ये कहाँ का था? इटली। इटली का व्यक्ति था। इसका जो जन्म है, जन्म 1452 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 1519 ईस्वी को हुई, और ये इटली में निवास करता था। आप अगर बात करेंगे कि सर इटली कहाँ पर है, तो इटली पड़ता है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है इटली, उसी को इटली कहते हैं। और इटली के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो फ्रांस, जर्मनी वगैरह देश आते हैं। उसको अगर आपने मैप पर नहीं देखा है तो उसको जाकर मैप पर देख सकते हैं। तो ये इटली के निवासी थे। देखो, 350 ईस्वी की बात करें तो थेमेस्टियस ने यहाँ पर काम किया। इसके बाद भी बहुत सारे विद्वान यहाँ पर आए और अपना अपना काम करते रहे, लेकिन वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए। जो फेमस हुआ व्यक्ति वो 1493 ईस्वी में आकर एक व्यक्ति था जिसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ये व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने भी घर्षण के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। ये व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता था इस बात को लेकर कि आखिरकार चीज़ें घिस जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक अगर कुआं है तो कुएं पर बार बार रस्सी फिसलती है, कुएं की जो दीवार होती हैं उन पर खांचे बन जाते हैं। उसके पीछे पहले तो कुएं हुआ करते थे, नल तो थे नहीं। तो यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची ने उन कुओं को भी देखा और वहाँ देखा कि रस्सी के माध्यम से यहाँ पर खांचे बन गए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है? तो ये भी घर्षण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम कर रहा था और इसने ही सबसे पहले ये बताया कि घर्षण को लेकर क्लासिकल नियम, अगर आपसे ये पूछेगा कि घर्षण के क्लासिकल नियम किसने दिए, तो सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने घर्षण के क्लासिकल नियम दिए, क्योंकि ये भी अपने सामने देखता था कि चीज़ें घिस जाती हैं। सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जो असर पड़ा था वो कुओं की दीवार को देखकर पड़ा था। जो कुएं होते थे उनकी दीवार पर जो खांचे पड़ जाते थे रस्सियां घिस घिस कर, उसको देखकर इसका माइंड सबसे ज़्यादा दौड़ा और ये उस पर काम करना प्रारंभ किया। तो लियोनार्डो दा विंची ने घर्षण के क्लासिकल नियमों को दिया। तो हम यहाँ लिखते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने सर्वप्रथम घर्षण के क्लासिकल CLASSICAL क्लासिकल नियम दिए। देखो, ये वक्त कब का है? 1493 ईस्वी। लगभग 13वीं शताब्दी में कागज का निर्माण हुआ था चाइना में।
लेकिन कागज़ का ये दौर नहीं था ज़्यादा। ये ऐसा नहीं था कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कागज़ बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध था। बहुत महँगे तब दाम पर ये उपलब्ध था। तो ये बात करते हैं 1493 ईस्वी की, तो लियोनार्डो दा विंची ने घर्षण के क्लासिकल नियम तो बनाए, लेकिन उस वक़्त ना तो ज़्यादा प्रौद्योगिकी थी, ना तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी और ना ही आज जिस तरह से हम देखते हैं कि सर प्रेस होती हैं। आज अगर हम किसी बात को अगर भारत के एक कोने से दूसरे कोने पर भेजना चाहते हैं तो आराम से लिखकर डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन उस वक़्त ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इन्होंने जो नियम बनाए थे, उन नियमों को पूरे वर्ल्ड लेवल पर किस तरह से विस्तारित किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। और वहाँ पर साधनों की कमी होने के चलते इनके जो नियम थे, देखो इनकी जितनी क्षमता थी, जहाँ तक इन नियमों को पहुँचाया जाए, वहाँ तक इन्होंने पहुँचाने का प्रयास किया। तो ये है इटली के, तो इटली में बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर ये गए और अपनी इस बात को उनको सामने रखा। बहुत से लोगों ने इनकी बात को मान लिया और बहुत से लोगों ने नहीं माना। लेकिन 1519 ईस्वी में इनकी मृत्यु होने के बाद इनको जो क्लासिकल नियम थे, इनके नोट्स और इनकी कॉपी में ही सिमट कर रह गए, क्योंकि ये इनको एक विस्तृत चर्चा इसको नहीं मिली और ना ये बहुत सारे लोगों के नज़र में आ पाए। तो ये जो रूल थे वो इनकी ही कॉपी में दबकर रह गए, इनको ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। अब हम बात करते हैं सर इससे भी आगे, अगर 200 साल गुजरने के बाद 1699 ईस्वी, 200 साल गुजरने के बाद 1699 ईस्वी की बात करते हैं। यहाँ पर 200 साल गुजर चुकी थी और एक व्यक्ति था जिसका नाम था गिलियूम अमोंटोस गिलियूम अमोंटोस नाम का व्यक्ति था। ये 200 साल गुजर चुके हैं और गिलियूम अमोंटोस नाम का व्यक्ति है। ये व्यक्ति फ्रांस का रहने वाला था। ये व्यक्ति फ्रांस का रहने वाला था। अब ये व्यक्ति भी इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि आखिरकार चीज़ें घिस जाती हैं, ये चीज़ें घिस कर नष्ट हो रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या निवारण होगा, इस बात में ये भी रुचि रखता था गिलियूम अमोंटोस। और लेकिन ये एक इसकी बहुत अच्छी आदत थी। ये किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं समझता था कि ये पढ़ा लिखा नहीं है तो ये इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि आदत ये थी कि इसके ज़हन में जो भी प्रश्न गूंज रहा है, वो प्रश्न ये हर एक व्यक्ति से करता था, चाहे सामने वाला पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है। वो हर व्यक्ति से सवाल करता था, क्योंकि इसका मानना था कि अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, मेरे सवालों का जवाब ज़रूरी नहीं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही दे। मेरे सवालों का जवाब ऐसा हो सकता है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति दे दे। तो यही इसकी आदत थी कि कोई भी इसको व्यक्ति मिलता था, उससे अपने प्रश्नों की चर्चा करता था। और कई बार ऐसा हुआ कि अपने प्रश्न उसके सामने रखे तो कई बार उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों का जवाब इसको मिल जाता था। तो इसको पता था कि अगर मैं अपने प्रश्न बार बार पूछता रहूँगा तो मुझे धीरे धीरे सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा और उसके बाद मैं घर्षण को लेकर अपने कुछ नियम प्रस्तुत कर दूंगा। ऐसा इसके माइंड में विचार चलता था। और इसी क्रम में जैसा कि इसकी आदत थी लोगों से पूछने की कि आप हमारे इस सवाल का जवाब दो, आप हमारे इस सवाल का जवाब दो, वैसे ही ये एक दिन क्या हुआ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा। एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा जिस बुजुर्ग व्यक्ति के दादाजी लियोनार्डो दा विंची को बहुत अच्छे से जानते थे। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा किए गए कामों को बहुत अच्छे से वो जानते थे और अपने पोते, जो कि आज बुजुर्ग हो चुका है, उसको कहानियाँ सुनाया करते थे लियोनार्डो दा विंची की, कि इस व्यक्ति ने देखो बच्चे कैसे चीज़ें घिस जाती हैं और इनको हम किस तरह से बचा सकते हैं घिसने से, इनके पीछे क्या कारण है और इनके क्या सॉल्यूशंस हैं, इन सब को बेहतर ढंग से समझाया था लियोनार्डो दा विंची ने। तो वो व्यक्ति अपने पोते को सुनाया करते थे और वही पोता आज बुजुर्ग हो चुका है और इसी के सामने आज खड़ा है ये गिलियूम अमोंटोस। और गिलियूम अमोंटोस उसी के पास पहुंचता है और कहता है, अपने प्रश्नों को रखता है। तो इस बुजुर्ग को याद आता है अपने दादाजी की बातें कि ये बातें तो मेरे दादाजी भी मुझसे कहा करते थे। तब इस बुजुर्ग ने इसे कहा कि बेटा, आज जिस चीज़ के पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो, आपकी ही तरह एक और पागल था लगभग 200 साल पहले। मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि उस व्यक्ति ने भी इन्हीं सवालों को कर करके अपने कुछ नियम कायदा कानून बना रखे थे। इन्होंने बहुत अध्ययन की थी उसने और अध्ययन करने के बाद अपने नियम बनाए थे। लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ज़्यादा लोग परिचित नहीं थे
जिस कारण से उसके जो नियम थे, रूल्स और रेगुलेशन थे, मेरे दादाजी मुझसे कहा करते थे कि उसके नियम उसकी किताबों तक ही सीमित रह गए। लेकिन उसने जो बातें कही थी बहुत महत्व रखती हैं। और आज जिन तुम प्रश्नों को मेरे सामने कर रहे हो, ये सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें उसकी किताब में मिल सकता है। यदि आपको लियोनार्डो दा विंची की अगर किताब या वो फिर वो नोट्स मिल जाएँ, तो उन नोट्स में आपके हर एक जवाब का मुझे लगता है जवाब होगा। अमोंटोस के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि आखिरकार ये कौन है लियोनार्डो दा विंची और कहाँ रहता है, और इस बुजुर्ग से पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ है, तो उस बुजुर्ग ने बताया कि वो व्यक्ति इटली का व्यक्ति है। आप अगर इसके बारे में जानकारी करना चाहते हो तो आपको इटली जाना होगा, और मैंने बताया था इटली कहाँ पर है, भूमध्य सागर के पास। भूमध्य सागर में एक प्रायद्वीपीय देश है। तो फिर अमोंटोस ने अपनी यात्रा स्टार्ट की इटली की तरफ। बहुत जद्दोजहद गुजरने के बाद अंततः वह इटली पहुंचा और लोगों से पूछ रहा था, क्या आप लियोनार्डो दा विंची को जानते हो? क्या आप जानते हो कि लियोनार्डो दा विंची कहाँ रहते हैं या कहाँ रहते थे? क्योंकि अब तो होंगे नहीं, 200 साल गुजर चुके हैं, तो कहाँ रहते थे? तमाम बहुत कोशिश करने के बाद अंततः वह लियोनार्डो दा विंची के घर तक पहुंच गए। लेकिन उस वक्त वहां जाकर देखा तो वो घर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। लगभग खंडहरों के रूप में वो घर बाकी था। लेकिन अमोंटोस के मन में अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद मैं इन खंडरों को तलाशूंगा तो शायद मुझे कुछ मिल जाए। अगर चलो नोट्स ना मिले तो उससे जुड़ा हुआ कुछ भी मिल जाए तो मेरे यहाँ तक आने की जो मेहनत होगी वो सफल हो जाएगी। तो उसने फिर यहाँ पर जो खंडर थे उनको खोजना प्रारंभ किया, और इसको अंततः अपनी मेहनत का फल मिला। इसको एक बॉक्स मिला और उस बॉक्स में कागज़ थे, और उन कागज़ को जब पलट के देखा तो ये वही कागज़ थे जिन कागज़ों पर लियोनार्डो दा विंची ने अपने रूल्स, अपनी जो भी अध्ययन किया था वो सब कुछ लिख रखा था। लेकिन उस वक्त प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी कम होने के कारण उनको चर्चा नहीं मिली थी। जब इसने उनको पलट के देखा तो पता चला कि मेरे जहन में जितने भी प्रश्न गूंज रहे हैं हर एक प्रश्न का जवाब है। तो इसने फिर बहुत लगन और पूरी मेहनत के साथ उसके नोट्स को पढ़ा और पूरी जानकारी इसके माइंड में आई। और उसके बाद इसने ये अमोंटोस है, इसने लियोनार्डो दा विंची को नियमों को पढ़कर अपने खुद के नियम दिए। शुष्क घर्षण, इसने हम यहाँ बोल सकते हैं कि गिलियम अमोंटोस फ्रांस का व्यक्ति था। इसने इसने विंची 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 के नियमों को पढ़कर 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 शुष्क शुष्क घर्षण के 4 नियम, शुष्क घर्षण के 3 नियम दिए। शुष्क घर्षण, अब आप यहां समझ में आएगा सर शुष्क घर्षण क्या होता है। तो ये अमोंटोस ने कहा था कि एक ठोस वस्तु लेंगे और दूसरी ठोस वस्तु लेंगे, ठोस वस्तु के ऊपर ठोस वस्तु को रखकर जब हम चलाएंगे तो उनके बंद जो विरोधी बल कार्य करेगा वही है शुष्क घर्षण। और ये शुष्क घर्षण को लेकर उन्होंने 3 नियम दिए थे। तो 3 नियम क्या थे? देखो वो 3 नियम क्या थे? 3 नियम। पहला नियम था कि शुष्क घर्षण वस्तु की सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। पहला उन्होंने बात कही थी कि अगर शुष्क घर्षण की बात करते हैं तो हमारे पास 2 सॉलिड वस्तु हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, सतह की प्रकृति कैसी है। अगर ज़्यादा खुरदरी होंगी तो फिर ज़्यादा घर्षण बल लगेगा, कम होंगी तो कम लगेगा। तो पहला तो उन्होंने यही कहा था कि भाई वो जो वस्तु हैं उनकी सतह की प्रकृति कैसी है, तो इस पर डिपेंड करेगा शुष्क घर्षण, पहला। दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा कि दाब, आखिरकार कि उस वस्तु पर, जैसे हम मानते हैं, अगर मैं मानता हूं कि एक वस्तु ये है, नीचे ये भी शुष्क वस्तु है और ये भी शुष्क वस्तु है, लेकिन दोनों ये सॉलिड हैं, तो यहाँ जो घर्षण लगेगा यहाँ, तो इसने ये पहले तो कहा था कि भाई इसकी जो सतह है, इनकी सतह की कैसी प्रकृति है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा काम कहा था कि इस वस्तु के ऊपर हम कितना दाब लगाएंगे, दाब,
ये दाब पर भी डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा हम दबा देंगे उतना ज़्यादा घर्षण लगेगा, जितना हम हल्का रखेंगे उतना कम घर्षण लगेगा। तो ये दाब पर भी बताया था कि जितना दाब हम करेंगे, ये जो शुष्क घर्षण है वो इस दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना दाब लगाएंगे शुष्क घर्षण भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी बात उसने ये कही। और तीसरे नंबर पर कहा था कि बल बल आखिरकार हम इस वस्तु पर कितना बल लगाएंगे, हम इस पर वस्तु पर कितना बल लगाकर खींच रहे हैं, इस बात पर भी घर्षण बल निर्भर करता है। क्योंकि अगर कोई वस्तु है उसको झटका देकर हम खींच लेंगे तो शायद वहाँ पर घर्षण बल कम काम करे, लेकिन हाँ, इस बल की प्रकृति मतलब इस बल पर भी निर्भर करता है ये शुष्क घर्षण। तो अमोंटोस ने लियोनार्डो दा विंची के उन नियमों को पढ़कर अपने खुद के 3 शुष्क घर्षण के नियम दिए। वस्तु यहाँ पर स्थिर थी, हालांकि इसने कहा था कि ये बल लगा है लेकिन गतिमान नहीं थी। तो अमोंटोस ने वस्तु जब स्थिर थी, एक सॉलिड वस्तु ये है, दूसरी इसके ऊपर ये रखी है, तब ये शुष्क घर्षण कहलाएगा। तो शुष्क घर्षण के उसने 3 नियम दिए थे, वो 3 नियम आपके सामने हैं कि प्रकृति पर निर्भर करेगा, दाब कितना लगेगा और हमने बल कितना लगाया है। ये 3 नियम शुष्क घर्षण के इन्होंने दिए। तो अब हम बात करते हैं कि सर यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि सर ये जो शुष्क घर्षण है यही आगे चलकर स्थैतिक घर्षण का रूप ले लेता है। वस्तु खड़ी है, इसका मतलब यही स्थैतिक घर्षण है। तो इस सवाल का जवाब पूछा जाए कि स्थैतिक घर्षण का फादर कौन है, तो देखो, जो लोग विद्वान हैं, जो लोग बहुत अच्छे से गहन अध्ययन किया है, जिन राइटर तो बहुत सारे हैं, वो राइटर्स जिन्होंने इस चीज़ पर बहुत गहन अध्ययन किया है, वो लियोनार्डो दा विंची के योगदान को जानते हैं। तो वो स्टैटिक घर्षण के जो फादर हैं लियोनार्डो दा विंची को मानते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे भी राइटर हैं जिन विचारों को लियोनार्डो दा विंची के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो केवल गिलियम अमोंटोस को ही स्टैटिक घर्षण का फादर मानते हैं। तो यदि आपके साथ अब आप कहोगे सर हम किसको माने, सर अमोंटोस को माने कि हम इनको माने लियोनार्डो दा विंची को। हम देखो एक बात बताएं कि 1493 ईस्वी की बात है, तो तब पेटेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी कि आप इस जो चीज़ तुमने खोजी है उसका पेटेंट ले लो, अपने नाम करवा लो। ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, और न ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, और ना इनके रूल ज़्यादा लोगों में विस्तारित हो पाए थे। तो चलो इसको हमने नहीं माना, बहुत से लोग इसको नहीं मानते, लेकिन जो विद्वान है वो आज भी इस बात को मानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची स्टैटिक घर्षण का फादर है। लेकिन उसके अलावा एक दूसरा पक्ष भी है कि लोग ये भी मानते हैं कि गिलियम अमोंटोस इस घर्षण के ये जो कहते हैं ना शुष्क घर्षण, इसके वास्तविक फादर या स्टैटिक घर्षण इसके वास्तविक फादर ये जो अमोंटोस हैं उनको मानते हैं। तो अगर आपके सामने सवाल आ जाए तो क्या करोगे, आपके सामने यदि सवाल आएगा और ऑप्शन में अगर लियोनार्डो दा विंची है, इसका मतलब सवाल बनाने वाला लियोनार्डो दा विंची को जानता है, इसका मतलब वो उनके योगदान को भी जानता होगा। तो इस सवाल का जवाब लियोनार्डो दा विंची ही होगा। यदि ऑप्शन में आया कि स्टैटिक घर्षण के फादर कौन है और ऑप्शन में लियोनार्डो दा विंची नहीं है, तो इसका मतलब सवाल बनाने वाला लियोनार्डो दा विंची को या तो महत्व नहीं देता है या उनको इसका फादर मानता नहीं है। तो फिर हम अमोंटोस को लगा देंगे, वरना हम पहले तो लियोनार्डो दा विंची को ही ढूंढेंगे कि स्टैटिक घर्षण के फादर कौन, लियोनार्डो दा विंची, और अगर वो ना मिले तो अमोंटोस। तो हम इतनी जानकारी पहले लिखेंगे, उसके बाद 1740 ईस्वी की बात करेंगे। वहाँ पर भी एक वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब कहानी पहुंचती है 1740 ईस्वी में। घर्षण बल की जो कहानी हमने 350 ईस्वी पूर्व स्टार्ट की थी, वो कहानी बढ़कर अब 1740 ईस्वी में पहुंचती है। 1740 ईस्वी की बात करें तो 1740 ईस्वी में दो व्यक्ति थे, फॉरेस्ट डी बेलीडोर तथा ल्यूनहार्ड यूलर। ये हैं फॉरेस्ट डी बेलीडोर और ल्यूनहार्ड यूलर। 1740 ईस्वी में इन दोनों व्यक्तियों ने घर्षण, कोई सतह है तो वो सतह कितना घर्षण लगाएगी, कौन सी सतह ज़्यादा घर्षण रखती है, कौन सी सतह कम घर्षण रखती है, इन्होंने इस बात की चर्चा की थी। इन्होंने पता लगा लिया कि किस सतह का घर्षण ज़्यादा होगा और किस सतह का घर्षण कम होगा। सर इन्होंने ऐसा क्या कॉन्सेप्ट दिया था, तो इन्होंने सबसे पहले घर्षण कोण, एंगल ऑफ रेस्ट जिसको हम घर्षण कोण के नाम से जानते हैं, इसकी संकल्पना दी थी। तो ये क्या था,
ने सर्वप्रथम एंगल ANGLE एंगल ऑफ रेस्ट, जिसको हम घर्षण कोण, आराम का एंगल या फिर घर्षण कोण की संकल्पना दी। और इन्होंने ये कोण, देखो इन्होंने घर्षण कोण की संकल्पना देकर ये बताया कि हमारे पास अगर मान लीजिए 4 सतह हैं, जैसे हम मानते हैं कि सर हमारे पास एक ये है और एक ये है और मान लो एक ये है, हमारे पास A, B और C 3 हमारे पास पृष्ठ हैं और इन 3 पृष्ठ में हमें ये चेक करना है किसमें घर्षण ज़्यादा है और किसमें कम है। तो हमने पहले पृष्ठ को लिया, पहले पृष्ठ को इस तरह से रखा, मान लीजिए ये हमारा पहला पृष्ठ है और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा, इसके ऊपर इन्होंने एक ब्लॉक रखा। अब इस पृष्ठ को उठाना स्टार्ट किया। मान लीजिए कि ये जो पृष्ठ है, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये पृष्ठ उठकर, मान लीजिए इन्होंने ये उठाया और ये जो एंगल बना, ये एंगल हम उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि ये एंगल 30 अंश का बना। हमने जैसे ही इन्होंने 30 अंश तक इसको उठाया तो ये नीचे की तरफ गतिमान हो गया। इसका मतलब यहाँ से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये एक ऐसा पृष्ठ है जो 30 अंश के कोण पर वस्तु को नीचे गति करवाना प्रारंभ कर देता है। इसका मतलब इसका ये जो एंगल है ये घर्षण कोण है। मतलब अगर 30 से कम या 30 से थोड़ा सा भी कम रखेंगे तो ये वस्तु रेस्ट में रहेगी और 30 से थोड़ा सा भी अगर बढ़ाएंगे तो ये वस्तु नीचे की तरफ चलना प्रारंभ कर देगी। मतलब ये घर्षण कोण है। इन्होंने अगर B सतह लिया, मान लो B सतह पर वस्तु को रखकर देखा तो B सतह को, ये हमारी सतह B है, इसको उठाया और हमने माना कि सर ये 35 डिग्री का एंगल पर, मतलब ये 30 डिग्री के कोण पर जब वस्तु पहुंची तो ये चली ही नहीं। इन्होंने कहा था कि भाई ये 30 पर नहीं चल रही है तो थोड़ा और बढ़ाओ एंगल। इन्होंने थोड़ा और एंगल बढ़ाया तो वस्तु गतिमान हुई 35 डिग्री पर। तो इसका मतलब हमने कहा कि सर ये जो सतह B है ये 35 डिग्री के कोण पर नीचे चलना प्रारंभ करती है। इससे ये निष्कर्ष निकाला कि सर इस सतह का घर्षण कम है तो ये कम एंगल पर ही नीचे चलना प्रारंभ हो गई। और ये सर 35 डिग्री पर, मतलब इससे अधिक कोण करना पड़ा तब ये वस्तु नीचे चलना प्रारंभ हुई। ये वस्तु सेम है, वही वस्तु यहाँ उठा के रखी तो पता चला कि ये सर 35 पर नीचे आ रही है। इसका मतलब सर इसका घर्षण ज़्यादा है। और अगर C को देखा तो पता चला कि C पर इस वस्तु को नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुई, लेकिन ये जो कोण है 45 डिग्री। तो इन्होंने देखा कि ये जो C है, इस C पर हम इस वस्तु को रखते हैं और इसको उठाते हैं। जब हम उठाते हैं इसको तो ये ना तो 30 पर चलना प्रारंभ किया और ना ही 35 पर और ना ही 40 पर, ये 45 डिग्री का एंगल कर लिया, तब जाकर ये नीचे खिसकना प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब सर इसका जो घर्षण है, इस पृष्ठ का घर्षण वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो एंगल निकल के आया है सर, इसी एंगल को इन दोनों व्यक्तियों ने घर्षण कोण कहा था, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रेस्ट। उन्होंने तो इसका एंगल ऑफ रेस्ट नाम दिया था और वर्तमान में हम उसको घर्षण कोण के नाम से जानते हैं। तो ये जो एंगल निकाल के दिया, इस एंगल की सहायता से उन्होंने बता दिया कि भाई अगर हमारे पास कई प्रकार की सतह होंगी तो हम ये पता कर सकते हैं कि सर किस सतह का घर्षण ज़्यादा होगा और किस सतह का कम होगा। अब यहाँ पर इन्होंने घर्षण कोण की संकल्पना दे दी। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि घर्षण कोण का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, तो हम बात करेंगे सर ये दिया था 1740 ईस्वी में बेलीडोर और यूलर ने। अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है, बात होती है 1785 ईस्वी की। 1785 ईस्वी में एक व्यक्ति थे ऑगस्टिन डी कूलाम। यही घर्षण की कहानी चलती आ रही है। अभी 1740 में ये काम हो गया, घर्षण कोण खोज लिया गया और ये कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी। एक व्यक्ति आया ऑगस्टिन डी कूलाम, इसने घर्षण की एक डिटेल्ड चर्चा की और इसने विस्तृत जानकारी की घर्षण से संबंधित। इसने अपने 4 नियम दिए थे, तो हम कहेंगे ऑगस्टिन डी कूलाम। अच्छा हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि ये जो ऑगस्टिन डी कूलम था, इससे पहले जितने भी घर्षण की बातें हो रही थी सब स्थिर की बात कर रहे थे कि वस्तु रखी है, मतलब स्टैटिक घर्षण की बात कर रहे थे। ये ऑगस्टिन डी कूलम ही वो पहला व्यक्ति है जिसने वस्तुओं को चलाकर देखा, मूवमेंट गति कराकर देखा, और दूसरा लुढ़का कर देखा। इसने वस्तुओं को चलाकर और लुढ़का कर भी देखा। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो हम पढ़ते हैं, गतिक घर्षण, सर गतिक घर्षण की सबसे पहले संकल्पना इसी ने दी थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम गतिक घर्षण का कॉन्सेप्ट दिया। सर्वप्रथम जो गतिक घर्षण का कॉन्सेप्ट है वो ऑगस्टिन डी कूलम ने ही दिया। अब इसमें इन्होंने रोलिंग फ्रिक्शन की भी बात की थी, और सर्पी जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं वो भी इन्होंने बात की थी। अब हम एक और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सर ये गतिक घर्षण की बात इन्होंने की थी, तो गतिक घर्षण को लेकर इन्होंने 4 अपने नियम दिए थे या 4 सिद्धांत दिए थे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि गतिक घर्षण के 4 नियम दिए, या हम ये मान सकते हैं कि गतिक घर्षण 4 बातों पर डिपेंड करता है, ऐसी बात इन्होंने कही। तो वो 4 बातें कौन सी हैं? तो यहाँ लिखते हैं, पहली बात है घर्षण सतहों की प्रकृति। मतलब इसने ये कहा था कि जो सतह घर्षण करेंगी, जो सतह एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा घर्षण। अगर उनके बीच में घर्षण मतलब इरेगुलरिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा खुरदरी हैं, तो उनके बीच में घर्षण ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा स्मूथ है तो घर्षण कम लगेगा। तो पहला बात कही थी कि घर्षण सतहों की प्रकृति पर ये जो घर्षण बल है वो निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट कि घर्षण सतहों के क्षेत्रफल, इसने ये भी कहा था कि घर्षण करने वाली जो सतह होंगी उनका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा उनका सरफेस टच करेगा उतना ज़्यादा घर्षण होगा, और जितना कम टच करेगा उतना कम घर्षण होगा। तो ये इन्होंने अगली बात कही थी। और एक अगली बात कही, ये बात तो उन्होंने पुरानी ही कही, अमोंटोस ने जो कहा था कि सर दाब पर डिपेंड करता है, ये बात भी इन्होंने कही कि हाँ भाई, जितना वस्तु पर ज़्यादा दाब डालेंगे उतना घर्षण ज़्यादा होगा, गतिक घर्षण भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, और दाब कम करेंगे तो गतिक घर्षण कम हो जाएगा। एक चौथी बात इन्होंने नई बात कही, ऐसी बात इससे पहले किसी ने नहीं कही थी। ये कहा था संपर्क का समय। इन्होंने ये कहा था कि कोई वस्तु, ये दो वस्तु हैं, इनके बीच में अगर घर्षण लग रहा है तो ये कितने समय से एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, कितना वक्त हो गया है इनको रखे, मतलब जितना ज़्यादा वक्त हो गया घर्षण उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना कम वक्त है घर्षण उतना ही कम होगा। ऐसी बात भी इन्होंने ऑगस्टिन डी कूलम ने कही थी। तो ये हम 4 बातें याद रखेंगे कि ऑगस्टिन डी कूलम ने ये 4 बातें प्रस्तुत की अपने गतिक घर्षण को लेकर। अब यहाँ से सवाल पूछेगा कि गतिक घर्षण का फादर कौन है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फादर कौन है? तो हम कहेंगे सर ऑगस्टिन डी कूलम ही गतिक घर्षण का पिता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नोट पॉइंट में NOTE, गतिक घर्षण के पिता कौन है? डी कूलम, ये पढ़ते हैं इसका, डी कूलम, ऑगस्टिन डी कूलम, यही हैं गतिक घर्षण के पिता। अब ये जो कहानी पहुंची है 1785 ईस्वी में, और यही कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है 1833 ईस्वी में आती है। 1833 ईस्वी में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था जूल्स मॉरिन। 1833 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जूल्स मॉरिन। देखो, जूल्स मॉरिन ने, जो ऑगस्टिन डी कूलम थे, इन्होंने गतिक घर्षण और रोलिंग घर्षण के बारे में जानकारी दी, लेकिन गतिक घर्षण और रोलिंग घर्षण के बारे में स्पष्ट अंतर और इनकी अवधारणा, गतिक घर्षण वर्सेस, मतलब गतिक घर्षण 2 प्रकार का होता है। एक तो सर्पी घर्षण जो हम फिसला के ले जाएं वस्तु को, एक हम रोल करा के ले जाएं। तो इन्होंने तो केवल परिभाषा दे दी, लेकिन इसमें स्पष्ट जो व्याख्या की थी वो इन्हीं ने की थी, जूल्स मॉरिन ने।
अगर ये सवाल पूछे कि ये बताइए कि सर्पी घर्षण, जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण के बीच में महत्वपूर्ण अंतर की संकल्पना किसने दी? तो वो इन्होंने दी थी, जूल्स मोरे ने। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इन्होंने इन्होंने सर्वप्रथम 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 सर्पी घर्षण बनाम बनाम लोटनिक घर्षण की संकल्पना दी। अगर आपसे ये पूछ लेगा कि वह व्यक्ति कौन है जिसने सबसे पहले सर्पी घर्षण बनाम लोटनिक घर्षण की संकल्पना दी थी, तो उनका नाम है जूल्स मोरिन। और कब दी थी? 1833 ईस्वी में। तो यहाँ तक ये घर्षण की कहानी हुई। घर्षण की कहानी अभी रुकी नहीं है, अभी थोड़ी और बाकी है। तो हम इसके बाद आपको बताएंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी पहुंच चुकी है 1833 ईस्वी में। ये घर्षण बल का एक लंबा इतिहास रहा है। हमने 350 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट किया और ये 1833 ईस्वी आ गई। लेकिन घर्षण बल को एक यहाँ तक सब प्रकार के घर्षण बल खोज लिए गए। सर लोटनिक घर्षण क्या है? पता चल गया। सर्पी घर्षण क्या होता है? पता चल गया। इसके बाद स्थैतिक घर्षण क्या होता है? ये भी पता चल गया। सर घर्षण कोण क्या होता है? ये भी पता चल गया। इतना कुछ जानने के बाद भी घर्षण बल को भौतिक विज्ञान में एक विशेष स्थान नहीं मिला। यहाँ पर 1842 ईस्वी में एक नियम खोजा गया, उसका नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो रॉबर्ट मेयर ने खोजा। तो पहले हम इसको लिखते हैं कि 1842 ईस्वी में यहाँ खोजा गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो रॉबर्ट मेयर ने खोजा था। देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम रॉबर्ट मेयर ने खोज लिया 1842 ईस्वी में। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम के बाद यहाँ पर एक और नियम खोजा गया था, उसका नाम था ऊष्मा गति का प्रथम नियम, जो कि रूडोल्फ क्लॉसियस और विलियम थॉमसन। हम अब बात करें सर 1850 ईस्वी के बाद एक और नियम खोजा गया था, ऊष्मा गतिकी का नियम। ये किसने खोजा था? रूडोल्फ क्लॉसियस और थॉमसन। ये जे थॉमसन नहीं है, ये दूसरे हैं, ठीक है, हम याद रखेंगे ये थॉमसन। रूडोल्फ क्लॉसियस और थॉमसन, इन दो व्यक्तियों ने ऊष्मा गतिकी का नियम बनाया था 1850 ईस्वी में। तो इन दोनों नियमों के बनने के बाद जो घर्षण बल था, इस घर्षण बल को केवल एक रूप में जाने लगा कि देखो जैसे यांत्रिक ऊर्जा की घर्षण बल को इन्होंने किस तरह से, ये नियम आने के बाद घर्षण बल को क्या स्थान मिला? केवल ये स्थान मिला कि ये एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदल सकते हैं। जैसे मान लो आप अपने हाथों को जब ऊपर नीचे खींचते हो तो अपने हाथ गर्म हो जाते हैं। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये है यांत्रिक ऊर्जा, और क्या बन रही है? ऊष्मा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ इन दोनों नियमों के बनने के बाद घर्षण बल को भौतिक विज्ञान में क्या स्थान मिला? केवल इसको ऊष्मा उत्पन्न करने का एक तरीका इसको माना गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नोट पॉइंट के ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम बनने के बाद घर्षण बल को यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में
बदलने के एक तरीके के रूप में मान्यता मिली। मतलब घर्षण बल को भौतिक विज्ञान में क्या मान्यता मिली? ये दोनों नियम बन गए तो घर्षण बल को ये कहा जाने लगा कि ये एक उपाय है, ये एक हमारे पास उपाय है और इस उपाय की सहायता से हम यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदल सकते हैं। ये घर्षण बल को स्थान मिला भौतिक विज्ञान में। अब यहाँ 19वीं सदी आ गई। 19वीं सदी यहाँ 1801 ईस्वी से 19वीं सदी स्टार्ट हो गई और जैसे 1901 आया तो 20वीं सदी लग गई। तो 1901 ईस्वी के बाद 20वीं सदी जैसे ही आई वैसे ही लोगों के विचार बदलते गए और लोगों के जो विचार थे वो 1900 ईस्वी से पहले के जो लोग थे, जो घर्षण के बारे में जो कॉन्सेप्ट रखते थे, घर्षण के बारे में जो जानकारी रखते थे, वो जानकारी से कुछ भिन्न जानकारी उन्होंने दी। तो फिर यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हुआ कि 1900 ईस्वी से पहले घर्षण के बारे में एक अलग विचार था लोगों का और 1900 ईस्वी के बाद घर्षण का एक अलग विचार आया। तो 1900 ईस्वी से पहले का जो घर्षण का विचार था उसको घर्षण का पुराना विचार कहा, ओल्ड व्यू ऑफ फ्रिक्शन बोला गया। और 1900 ईस्वी के बाद जो घर्षण का विचार था उसको मॉडर्न व्यू ऑफ घर्षण कहा गया। तो हम दो व्यू पढ़ने वाले हैं, एक पुराना व्यू और एक मॉडर्न व्यू। पहले हम लिखते हैं, हम कहेंगे कि बात करें घर्षण का विचार घर्षण का विचार या फिर व्यू, VIEW, व्यू क्या है? तो ये व्यू को दो भागों में इन्होंने बांट दिया, दो भागों में। 1900 ईस्वी से पहले और 1900 ईस्वी के बाद। मतलब ये है क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट आ जाता है, ये क्लासिकल और ये मॉडर्न फिजिक्स। मैंने शुरुआत में ही पहली क्लास में बताया था कि सर 1900 ईस्वी से पहले की जो भौतिक विज्ञान थी उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते थे और 1900 ईस्वी के बाद का था उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते थे। तो हमने ये कहा कि सर 1900 ईस्वी के पहले क्या मान्यता थी, घर्षण का विचार क्या था, उसको बोलते थे ओल्ड, OLD, ओल्ड व्यू, VIEW, ओल्ड व्यू ऑफ फ्रिक्शन, FRICTION, घर्षण का पुराना विचार था। और यहाँ 1900 ईस्वी के बाद आया न्यू या फिर मॉडर्न, NEW, न्यू या फिर मॉडर्न, MORDERN, मॉडर्न व्यू, VIE ऑफ फ्रिक्शन, FRICTION। अब हम जब 19वीं सदी के बाद जब 20वीं सदी आई तो लोगों का विचार बदल गया, लोगों का विचार यहाँ बदला तो यहाँ पर दो तरह के विचार आ गए। घर्षण को लेकर दो तरह के विचार, एक पुराना विचार और एक नया विचार। देखो आज तो हमने इतना बता दिया कि एक पुराना विचार है और एक नया विचार है। तो पुराने विचार में क्या क्या बातें थी और नए विचार में क्या क्या बातें थी। देखो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं क्योंकि इसका डिस्कशन करेंगे तो ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी और ये पहले भी मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये जो घर्षण बल का पुराना व्यू क्या है और नया व्यू क्या है, आज हम किसको मानते हैं, मॉडर्न व्यू को। तो सर ये मॉडर्न व्यू है, पुराने व्यू से किस तरह से भिन्न है, इसमें क्या नई बातें बताई गई हैं, इसको हम विद प्रूफ हर एक चीज़ को आपको बताएंगे। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम इनके दोनों व्यू को डिस्कस करेंगे और उसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए इसी तरह से और अपनी नॉलेज को लगातार एनहेंस करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।